आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा जंक्शन है जिसमें फ्रिक्वेंटली मतलब आसानी से हम लोग जा सकते हैं। अक्रॉस सेल जंक्शन मतलब एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोशन जहाँ होता था, किसी चीज़ का आवागमन जहाँ होता था तो वहाँ पर हमारी सीलिएटेड इपिथेलियम होती थी और सीलिएटेड इपिथेलियम के माध्यम से म्यूकस, स्पर्म या एयर जाने में आसानी रहती थी, क्योंकि सीलिया में बाल जैसी जो संरचना होती थी उसमें मूवमेंट होता था। तो यहाँ पर सीलिएटेड इपिथेलियम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस सेल जंक्शंस कम अक्रॉस मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द प्रिपरेशन ऑफ सीलिएटेड इपिथेलियम। तो जो 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं उसमें सेल जंक्शन को के क्रॉस जो है हमारा सीलिएटेड इपिथेलियम करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा है सेल जंक्शन इज ए स्ट्रक्चर विद इन ए टिश्यू ऑफ ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने हुए जो अंग होते हैं वहाँ पर जो है इसकी हम बात करते हैं। सेल जंक्शंस आर स्पेशली अबंडेंट इन इपिथेलियल टिश्यू। जो सेल जंक्शन होते हैं वो हमारा मुख्य तौर से इपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं या ज़्यादा मात्रा में इपिथेलियल टिश्यू वहाँ पर पाया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट बिटवीन नेबरिंग सेल्स। क्या होता है कि जो सेल जंक्शन होते हैं वहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज पाए जाते हैं और प्रोवाइड कॉन्टैक्ट बिटवीन नेबरिंग सेल, और वो क्या करते हैं कि अगल बगल वाली सेल को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं। बिटवीन ए सेल एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और कैसे अगल बगल वाली सेल को कांटेक्ट में रहते हैं तो बिटवीन सेल एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी वहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भरा रहता है, यानी तरल पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड मटेरियल भरा रहता है। आर दे बिल्ट अप द पैरासेल्यूलर बैरियर ऑफ इपिथेलिया एंड कंट्रोल द पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। या फिर क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है उसकी जगह पर या वो मटेरियल पैरासेल्यूलर बैरियर बिल्ट अप द पैरासेल्यूलर बैरियर, वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये पैरासेल्यूलर बैरियर एक तरह से निर्माण करता है। पैरासेल्यूलर बैरियर का मतलब है कि सेल के अंदर बाहर आने जाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें रुकावट का काम करता है। आर ऑफ इपिथेलिया एंड कंट्रोल द पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, और सेल के अंदर बाहर आने जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल करता है। सीलिएटेड इपिथेलियम इज ए रीजन ऑफ इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियरिंग हेयर लाइक अपेंडेजेज। कह रहा है कि जो सीलिएटेड इपिथेलियम है हमारी उस रीजन में इपिथेलियम में कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल पाई जाती हैं। बियरिंग हेयर लाइक अपेंडेजेस, जिनमें बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। दैट आर कैपेबल ऑफ बीटिंग रैपिडली। उनमें क्या होता है कि जैसे हम ढोल को पीटते हैं इसी प्रकार से उस इपिथेलियल लेयर को ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पीटते रहते हैं, या यूं कहें कि उसमें मूवमेंट होता रहता है और कंपन होता रहता है। जब हम ढोल को पीटते हैं तो उसमें जो खाल मड़ी रहती है उसमें कंपन होता है, कंपन के माध्यम से एक तरंग का स्वरूप वहाँ पर उत्पन्न होता है। सीलिएटेड इपिथेलियम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स आर फ्लूइड ओवर द एपिथेलियल सरफेस।
जब वहाँ कंपन होता है तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो पार्टिकल या फ्लूइड होता है उस सरफेस पर वो मोशन करने लगता है। इन सच स्ट्रक्चर एज द ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड नोजल कैविटी, जैसा कि हम ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब और नोजल कैविटी में देखने को पाते हैं। इट ऑफन ऑकर्स इन द विजिनिटी ऑफ म्यूकस क्रिएटिंग ग्लोबुलेट सेल्स। तो ये सब जो होता है वहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग हमारी गोबलेट सेल होती हैं, वो परफॉर्म करती हैं इस काम को। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के जहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरी जगह सेल पर सिलिएटेड एपिथेलियम के मोशन की वजह से या फिर बीटिंग की वजह से उस सरफेस को। अब देखें नीचे क्या कह रहा है, द अदर थ्री यानी थ्रोम्बोसाइट, टेंडन एंड हाइलन कार्टिलेज, ये जो तीन विकल्प हमको और दिए गए थे, बिलोंग्स टू कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो संयोजन करते हैं एक चीज का दूसरी चीज से। कनेक्टिव टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग सपोर्ट, पैकिंग, डिफेंस एंड रिपेयर। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत बृहद पैमाने पर विस्तृत होता है एंड हैज मेनी फंक्शन, और बहुत सारे काम करता है, इंक्लूडिंग सपोर्ट है जैसे पैकिंग है, डिफेंस है और रिपेयर। थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेटलेट्स एट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स बाय रिलीजिंग वेरियस प्रोटीन सब्सटेंस। जो हमारा थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट है ये क्या होता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ब्लड क्लॉट का बाय रिलीजिंग वेरियस प्रोटीन सब्सटेंस, बहुत सारे प्रोटीनियस पदार्थों के सिक्रीशन के द्वारा या स्राव के द्वारा। टेंडन अटैच ए मसल टू ए बोन। जो टेंडन होता है हमारा ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंड हाइलाइन कार्टिलेज कंसिस्ट्स लार्जली ऑफ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। जो हाइलाइन कार्टिलेज होती है इसमें बड़े पैमाने पर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस पाए जाते हैं, गिविंग ए शाइनी ग्लास लाइक अपीयरेंस। ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस क्या होता है कि ये शीशे की तरह चमकदार संरचना प्रदान करते हैं। एंड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट एट द जॉइंट्स, और ये लचीलापन भी वहाँ प्रदान करते हैं। एंड सपोर्ट ऑफ द एट द जॉइंट, और जॉइंट पे सपोर्ट यानी थोड़ा सा जैसे किसी चीज को साधने के लिए हम हाथ लगा देते हैं तो इस तरह से सपोर्ट भी वहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से 61 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किस चीज को ज्वाइन करता है ये हमको बताना है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारा इंटेगुमेंट को मसल से जोड़ता है, इंटेगुमेंट को मसल से जोड़ता है हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कह रहा है एरियोलर टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। तो एरियोलर टिश्यू जो है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कंप्राइजेज ऑफ ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें अर्ध ठोस तरल पदार्थ पाया जाता है, कंटेनिंग सेवरल काइंड्स ऑफ लूज अरेंज्ड फाइबर्स। इसमें बहुत सारे लचीले अरेंजमेंट के साथ फाइबर पाए जाते हैं, मतलब ढीले होते हैं, लचीले होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट होता है। जैसे कोई रस्सी 8-10 रस्सियां बांध दी जाएं कपड़े टांगने के लिए, कुछ दिन में वो ढीली पड़ जाएं तो रहेंगी तो एक ही सीध में यानी अरेंजमेंट रहेगा, लेकिन लूज हो जाएंगी। तो उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इट्स फंक्शन इज टू अटैच द स्किन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो स्किन नीचे पाई जाती है उससे अटैच होते हैं या अटैच करते हैं अंडरलाइंग टिश्यू को, यानी जो बाहरी हमारी
स्किन की सतह है, इट्स फंक्शन इज टू अटैच द स्किन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं उसको स्किन से जोड़ देती है। टू फिल द स्पेसेज बिटवीन वेरियस ऑर्गन, जिससे क्या होता है कि उस अंग में जो खाली जगह थी वो भर जाती है। एंड दस होल्ड देम इन प्लेस एंड सराउंड एंड सपोर्ट द ब्लड वेसल्स। और क्या काम करते हैं, उसी प्लेस पर उस अंग को होल्ड किए रहता है, यानी रोके रहता है, उसको घेरे रहता है और उस सपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स को या रुधिर नलिकाओं को। टेंडन्स कनेक्ट मसल विद बोन, जो टेंडन है ये हमारा मसल और बोन को कनेक्ट करता है, वहीं लिगामेंट हमारा बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। सारी बातों को और सारे लेक्चर हमारे अगर आप इसी तरह देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं वो क्लियर होंगी। तो टेंडन हमारा मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, जबकि लिगामेंट हमारा बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार से एरियोलर टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एरियल टिश्यू हमारा इंटेगुमेंट विद मसल को कनेक्ट करता है। ये बात सामने निकल करके आई। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है मास्ट सेल्स सिक्रीट। मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है ये हमको बताना है। तो मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करती है, ये बात हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और फिर पढ़ेंगे। तो मास्ट सेल आर ग्रेनुलेटेड वैंडरिंग सेल दैट आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो जो मास्ट सेल है हमारी ये ग्रेनुलेटेड होती है और वंडरिंग सेल है, मतलब एक तरह से वंडरफुल सेल है, एंड फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में या कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है या संयोजी ऊतक में पाई जाती है, जो एक सेल को दूसरी सेल से या एक लेयर को दूसरी लेयर से कनेक्ट करते हैं। दियर ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामिन। क्या होता है कि जो मास्ट सेल होते हैं इसमें जो ग्रेन्यूल या कण पाए जाते हैं वो उनमें हिस्टामिन पाया जाता है, विच इज ए वैसोडाइलेटर, जो वैसोडाइलेटर की का काम करता है, यानी वेसल्स को, रुधिर नलिकाओं को डायलेट यानी फैलाने का काम करता है। इट काजेज रनिंग नोज, ये क्या करता है हिस्टामिन हमारा, ये जुखाम करवा देता है। रनिंग नोज मतलब नाक बहना, स्नीजिंग छींक आना, एंड ईचिंग खुजली आना, एंड नैरोज द एयरवे इन द लंग्स, और जो हमारे फेफड़े हैं उनके जो हवा जाने के रास्ते हैं उनको नैरो कर देता है, यानी सकरा कर देता है। अब इस बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है। हिस्टामिन हमारा वैसोडाइलेटर है, यानी मांसपेशी रुधिर नलिकाओं को फैला देगा। जब रुधिर नलिकाओं को फैला देगा तो जहां तक रुधिर नलिकाओं में ऑक्सीजन जाना था तो बाहर संकरा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, मान लीजिए बाहर जगह कम है और एक पाइप हम डाल दें, वो पाइप का मुंह चौड़ा कर दें पूरा, तो बाहर की जगह कम हो जाएगी ना, तो बाहर की जगह संकरी हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए कि जब मांस रुधिर नलिका फैल जाएगी तो हवा जाने का रास्ता संकरा हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि नैरोज द एयरवे इन द लंग, जो हमारा फेफड़ा है उसमें हवा जाने के रास्ते को संकरा कर देता है। क्यों? क्योंकि रुधिर नलिका को फैला देता है। जब फैला देगा तो फेफड़े में जहाँ हवा इकट्ठी होनी है वो जगह कम हो जाएगी, क्योंकि रुधिर नलिकाएं जब फैल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो फैलेंगी तो जो खाली जगह है हवा पास होने के लिए हमारे लंग में या फेफड़े में वो कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड एंड मसल रिस्पेक्टिवली। अन्य जो ऑप्शन है उनके बारे में बात कर रहा है कि जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है ये हमारे पिगमेंट होते हैं, और हीमोग्लोबिन ब्लड में और मायोग्लोबिन हमारा मसल में पाया जाता है। मायो शब्द का संबंध मांसपेशियों से होता है, इस बात को समझना है। तो इस प्रकार से हमारा मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करती है, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है।
अर्थवर्म के बारे में पूछ रहा है कि अर्थवर्म क्या है। तो अर्थवर्म हमारा अमोनोटेलिक होता है व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो हम आपको ये बात बता चुके हैं कि पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमारा जो यूरिकोटिलिक, यूरियोटिलिक, अमोनोटेलिक ये सब बनाए गए हैं, ये आधार क्या है, इसका पानी है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और अगर पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित ना हो तो यूरिया का और कम हो तो वही जीव जो है, वही जीव नहीं मतलब दूसरे जीव यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पानी की अगर ज़्यादा मात्रा उपस्थित है तो अमोनिया का उत्सर्जन होगा, क्योंकि अमोनिया के क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते, वो तरल पदार्थ होती है। तो उसको जो है उत्सर्जित करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो अमोनोटेलिक होगा। लेकिन यूरिया के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी पानी में घुल जाती है, तो इसलिए उसको निकालने के लिए थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो हमारा यूरिक एसिड होता है, इसके ठोस गोल गोल क्रिस्टल बना, गोल गोल गेंद जैसी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं और उनका उत्सर्जन किया जा सकता है, तो इसमें ना के बराबर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पर्याप्त मात्रा में पानी होगा तो हमारा जो अर्थवर्म है, केचुआ है, वो अमोनोटेलिक होगा, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अर्थवर्म हैज एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड नेफ्रीडिया। जो हमारा अर्थवर्म है इसमें उत्सर्जी अंग जो पाया जाता है उसका नाम नेफ्रीडिया है। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट व्हेन वाटर इज अवेलेबल। अगर पानी उपस्थित है तो अमोनिया ही इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होगा, हेंस इट इज अमोनोटेलिक। तब ये क्या होगा, अमोनोटेलिक होगा इन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल अर्थवर्म इज यूरियोटेलिक। लेकिन मरुस्थल में पाए जाने वाले, टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पानी कम है उन जगहों पे पाए जाने वाले जो केचुए हैं या अर्थवर्म हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। इस बात को ध्यान देना है। तो पानी अगर ज़्यादा होगा, मात्रा में होगा तो केचुआ अमोनोटेलिक होगा, और पानी की मात्रा कम होगी तो केचुआ यानी अर्थवर्म हमारा यूरियोटेलिक होगा। इस बात को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाते हैं। कह रहा है 4 हेल्दी पीपल्स इन दियर 20s गॉट इन्वॉल्व इन इंजरीज resulting in damage and death of few cells of the following. Which of the cells are least likely to be replaced by new cells? तो कह रहा है कि 4 हेल्दी पीपल हैं इन दियर 20s, मतलब आप मान लीजिए 20 लोग बैठे हैं और 20 लोगों में 4 लोगों को इंजरी हो जाए, इन्वॉल्व इन इंजरीज, उनको चोट लग जाए, रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल, उसका परिणाम क्या होगा, चोट लगेगी तो बहुत सारी सेल जो है डैमेज हो जाएंगी और उन सेल की डेथ हो जाएगी। तो कह रहा है कि विच ऑफ द सेल आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। तो कौन सी ऐसा विकल्प है इन 4 विकल्पों में से जो लीस्ट लाइकली है, यानी सबसे कम ये संभावना है कि वो नई सेल को रिप्लेस कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि रीजेनरेशन कौन आसानी से कर लेता है, कौन नहीं कर पाएगा। तो नहीं करवाने वाले को पूछा जा रहा है। तो हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं वो जीवन में एक बार बनती हैं और बहुत कम संभावना होती है कि वो दोबारा बने। इसीलिए ब्रेन में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर आदमी के मरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन सेल में तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं मुख्य तौर पर, और उनका रिप्लेसमेंट या रीजेनरेशन बहुत कम संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए न्यूरॉन्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स
एज दे हैव लीस्ट रीजनरेशन पावर। जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिका हैं, उनमें बहुत कम संभावना है कि वो पुनः निर्माण कर सकें नई कोशिका का, क्योंकि इनकी रीजनरेशन पावर बहुत लीस्ट यानी बहुत कम होती है। ऑस्टियोसाइट्स आर द बोन फार्मिंग सेल। जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं ये हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। लीवर सेल्स एंड मल्पीगियन लेयर ऑफ द स्किन हैव रीजनरेशन पावर। जो लीवर सेल होती हैं और जो मल्पीगियन लेयर होती है, इसमें रीजनरेशन पावर यानी पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। इस बात को ध्यान देना। इसीलिए लीवर में अगर कुछ डैमेज भी हो जाता है तो भी आदमी जिंदा रहता है और लीवर धीरे धीरे अपने को फिर से पुनः स्थापित कर लेता है या स्वस्थ कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहा है मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेंस। जो मास्ट सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो इसके ऊपर ही हमने पढ़ा था। तो इसमें हिपैरिन और हिस्टामिन पाए जाते हैं। हिस्टामिन हमारा वैसोडाइलेटर है और हिपैरिन हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या विरोधी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में ये 4 विकल्प थे जिसमें हिप्यूरिन दिया था। इसको ध्यान देना है, तो ये गड़बड़ी न होने पाए, इस बात को ध्यान देना है। वहाँ पर हिप्यूरिन दिया है, यहाँ पर हिपैरिन है, ध्यान देना। ये बहुत गलती हो जाती है। तो मास्ट सेल में हिपैरिन और हिस्टामिन दोनों बनता है, हिप्यूरिन नहीं। यहीं पे गलती हो जाती है। हिप्यूरिन दिखेगा आप एग्जाम में जल्दी में वही ऑप्शन मार देंगे, तो इसको ध्यान देना है। तो मास्ट सेल में हिपैरिन और हिस्टामिन बनता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मास्ट सेल्स आर द लार्ज सेल्स विद डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। मास्ट सेल हमारी बड़ी मतलब बृहद सेल होती है और इसमें डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी गाढ़ा दानेदार साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। दैट इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक में होता है। दियर ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामिन। इनके ग्रेन्यूल में हिस्टामिन पाया जाता है जो वैसोडाइलेटर है, यानी जो हमारी रुधिर नलिकाएं हैं उनको फैलाने का काम करता है। हिपैरिन इज ए एंटीकोआगुलेंट। हाँ देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, हिपैरिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। हिपैरिन हमारा एंटीकोआगुलेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गलती से निकल गया। तो हिपैरिन हमारा एंटीकोआगुलेंट है, सीरोटोनिन हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो इसको ध्यान देना है। तो हिपैरिन यहाँ पर एंटीकोआगुलेंट है, यानी यह रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट है। एंड सीरोटोनिन विच एक्ट एज ए मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिसेप्टर। जो हमारा सीरोटोनिन है ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन को, सीरोटोनिन विच एक्ट एज ए मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। जो सीरोटोनिन है ये मीडिएटर है, यानी इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन को का माध्यम है एक तरह से। वैसोप्रेसिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो वैसोप्रेसिन होता है हमारा, ये जो हमारी पोस्टीरियर ग्लैंड है इसमें 2 भाग होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर 2 भाग में बांटा गया है। तो जो वैसोप्रेसिन है ये पिट्यूटरी के पश्च भाग यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कैल्सिटोनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। जो कैल्सिटोनिन है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। मिलैनिन इज ए पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल कॉल्ड मिलैनोसाइट। जो मिलैनिन है हमारा ये एक तरह से पिगमेंट है या रंजक है जिसमें कलर होता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से निकलता है जिसका नाम है मिलैनोसाइट। रिलैक्सिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द कार्पस ल्यूटियम। जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन उसका नाम ही एक रिलैक्स कराता है, ढीला करा देता है। तो ये हमारा कार्पस ल्यूटियम से निकलता है और प्लेसेंटा से ड्यूरिंग द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी।
जब प्रेगनेंसी हमारी टर्मिनल स्टेज में रहती है। तो जितने विकल्प थे सबके बारे में हमने पढ़ लिया। तो हिपैरिन और हिस्टामिन जो होता है, हिपैरिन हमारा एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन हमारा वैसोडाइलेटर है और सीरोटोनिन हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो इसको ऐसे ध्यान दें, ऐसे याद रखिए, सीरोटोनिन, सीरो मतलब सीरो सिकोड़ता है, सीरो सिकोड़ता है, तो सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो बाह्य कोशिका द्रव्य यानी सेल के बाहर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में किस में पाया जाता है हमसे पूछा जा रहा है। तो एरियोलर टिश्यू जो होता है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं। तो इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है इन एरियोलर टिश्यू देयर इज मोर इंटरसेलुलर स्पेस। जो एरियोलर टिश्यू एयर से, इसको मतलब समझिए, एरियोलर टिश्यू को इस तरह याद करिए, एयर, एयर कहाँ, गुब्बारे में हवा भरी होती है, तो गुब्बारे के अंदर खाली जगह होगी कि नहीं, तो जहाँ खाली जगह होगी वहीं तो ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है हमारा वो सबसे ज़्यादा एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। तो देयर इज मोस्ट इंटरसेलुलर स्पेस, उसके अंदर खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है। सो लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इस टिश्यू में पाया जाता है। इट कंटेन्स ऑल सेल टाइप्स एंड फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर सारे प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल सेल टाइप, सारे प्रकार के सेल पाए जाते हैं और फाइबर पाए जाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होना चाहिए। देयर इज ए थिन लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एक पतली परत होती है। इन स्ट्रिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रिएटेड एपिथेलियम की बात हो रहा है, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पतली परत पाई जाती है। वेयर एस स्ट्रिएटेड मसल इज अटैच्ड विद टेंडन, और इसमें बता रहा है कि जो स्ट्रिएटेड मसल होती है वो टेंडन से जुड़ी होती है। एंड देयर इज ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और इससे भी कम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, यानी इसके ऊपर नर्व फाइबर के ऊपर जो एक माइलिन शीथ की कवरिंग लगी रहती है, तो वहाँ पर और लेस अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। इसको याद कैसे करना है, एरियो मतलब एयर, एयर का मतलब हवा, हवा खाली जगह में ही भरेगी, और जहाँ खाली जगह ज़्यादा होगी वहाँ पर तरल पदार्थ या लिक्विड मटेरियल भी ज़्यादा मात्रा में भरा जा सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ज़्यादा मात्रा यानी लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है, कह रहा है कोलेजन इज। तो कोलेजन हमारा क्या है, तो कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो कोलेजन हमारी फाइब्रस प्रोटीन है। तो सारे विकल्पों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, कोलेजन इज ए इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन, बिना घुलने वाली फाइब्रस प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन, फाउंड एक्सटेंसिवली इन द कनेक्टिव टिश्यू, ज़्यादातर ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक में पाई जाती है, ऑफ स्किन, टेंडन एंड बोन, और ये कनेक्टिव टिश्यू स्किन, टेंडन या बोन को कनेक्ट करता है। कोलेजन कंटेन्स फॉर ओवर 30% ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन ऑफ मैमल, 30% के आसपास कोलेजन पाया जाता है पूरे शरीर में अगर देखा जाए मैमल के यानी स्तनधारी के या जिनमें स्तन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन हैव कॉम्पैक्ट राउंडेड मॉलिक्यूल्स एंड आर यूजुअली वाटर सोल्यूबल। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, देखिए सारे ऑप्शन को यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन ऑप्शन दिया गया है
वो क्या है, कॉम्पैक्ट राउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं इस प्रोटीन के, और ज़्यादातर एंड आर यूजुअली वाटर सोल्यूबल, और पानी में घुलनशील होती है। लिपिड इज ए डेंस डिजर्व ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिपिड होता है जिसको फैट कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल उसी में आता है, ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट आर इन सोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ पदार्थ है, ये बात निकल के सामने आई। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो क्वेश्चन हमारा था कि कोलेजन हमारी क्या है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये बात निकल के सामने आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कह रहा है मिलेनिन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। मिलेनिन हमारा किस चीज़ से रक्षा करता है, ये हमको बताना है। तो मिलेनिन हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज से निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज का मतलब पराबैंगनी तरंगे जिनको हिंदी में कहते हैं, तो उनको जो है उनसे हमारी रक्षा करती है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे मिलेनिन हमारा रक्षा करता है। तो मिलेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल कॉल्ड मिलेनोफोर्स। जो मिलेनिन है ये एक स्पेशल प्रकार की एपिथेलियम सेल से निकलता है जिसका नाम है मिलेनोफोर और मिलेनोसाइट्स। इसका दूसरा नाम मिलेनोसाइट्स भी है। दियर डिस्पर्सन इन दीज सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय मिलेनोसाइट। डिस्पर्सन का मतलब उसमें फैलना। तो इस सेल को फैलने में कौन सी सेल कंट्रोल करती है, वो है मिलेनोसाइट। स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मिलेटोनिन, ये स्टिमुलेट होती है हार्मोन और मिलेटोनिन के द्वारा। मिलेनिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन स्किन। मिलेनिन क्या होता है, एक रंजक होता है। रंजक का मतलब रंगने वाली चीज। तो मिलेनिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन स्किन, जो कि खाल में या त्वचा में पाई जाती है। प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। ये हमारे स्किन की रक्षा करती है दुष्प्रभावों से। किसके, अल्ट्रा वायलेट किरणों की, जो कि सूरज से निकलती हैं। पीपल लिविंग इन ट्रॉपिक हैव मोर मिलेनिन। जो लोग ट्रॉपिक्स यानी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा यानी ज़्यादा समय तक धूप रहती है, तो वहाँ पर मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है वहाँ के लोगों की स्किन में। विच इज एन एडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। यह एक प्रकार से एडाप्टेशन या अनुकूलन है वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी सुरक्षात्मक कवरिंग है एक तरह से, फ्रॉम हार्मफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ताकि वो अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव से बच सकें। मिलेनिन कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफ्रारेड रेज एंड एक्स रेज। जो मिलेनिन है हमारी, ये एक्स रेज या इंफ्रारेड से कभी नहीं हम लोगों को बचाती है, तो इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है। कह रहा है ड्यूरिंग एन इंजरी नाजल सेप्टम गेट्स डैमेज एंड फॉर इट रिकवरी व्हिच कार्टिलेज इट प्रिफर्ड। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि नाक में हमारे आगे चोट लग जाती है और नाजल सेप्टम यानी दो नाक के छेदों के बीच में जो कपाट है, सेप्टा है, वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो हाइलाइन कार्टिलेज वो होता है, तो जिस चीज़ का बना होगा उसकी रिपेयरिंग के लिए उसी चीज़ की हमको ज़रूरत होगी। कार्टिलेज होता है, ये चीज़ पता है, लेकिन कार्टिलेज में भी हमारा हाइलाइन कार्टिलेज होता है, इस बात को ध्यान देना। तो नाजल सेप्टम कंसिस्ट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, इट इज ब्लूइश ग्रीन एंड ट्रांसल्यूसेंट। जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है इससे आर पार देखा जा सकता है। आप देखिए अपने नाक में एक तरफ से लाइट लगाइएगा तो दूसरी तरफ लाल दिखेगा पूरा, यानी लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो रही है।
तभी लाल दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब इससे कुछ किरणें पार भी जाती हैं। ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। इट हैज फ्यूअर वेरी फाइन व्हाइट फाइबर इन द मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स में यानी जो लिक्विड मटेरियल है उसमें सफ़ेद रंग के पतले धागे जैसी संरचनाएं भी होती हैं। दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये कार्टिलेज क्या करता है, हमको तन्यता प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है, एंड सपोर्ट एट द जॉइंट्स, और जॉइंट को सपोर्ट करता है। इलास्टिक कैल्सिफाइड एंड फाइब्रस कार्टिलेज आकर्स इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी। जो इलास्टिक कैल्सिफाइड और फाइब्रस कार्टिलेज है ये शरीर के अन्य भागों में पाए जाते हैं। जो इन 4 विकल्पों में अन्य विकल्प हमारे हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ये शरीर के अन्य भागों में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।